हेलो बच्चों, मैं लखु जायसवाल क्लास 11 के लेसन 2 में आपका स्वागत है। आपका लेसन 2 लेसन का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग organisms। तो बेटा क्लासिफिकेशन का मतलब हमने आपको बता दिया था। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया था पहले फर्स्ट क्लास में। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवित प्राणी, मतलब जीवित प्राणियों का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों होती है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग तरीके के जीवों को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करते हैं, जिससे कि एक नए जीवों को वर्गीकृत या व्यवस्थित रखने से हमें उनके अध्ययन में सुविधा होती है और किसी तरीके की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो प्राचीन काल से ही क्लासिफिकेशन होता चला आया है। जीवों को उनके नेचर के आधार पर जीवित और अजीवित के आधार पर दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया, और इस तरीके से धीरे धीरे कई तरीके के डिवाइडेशन करके लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, समझते थे। लेकिन कुछ समय के बाद सर कैरोलस लिनियस आए, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन का कुछ मेथड बदला। तो सबसे पहले हम आपको डिस्क्राइब करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग संघों में, अलग अलग उपसमूहों में बांटते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल सर कैलोरस लिनियस ने शुरू किया था, लेकिन सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो इन्हें ही जाता है, लेकिन शुरुआत सर एरिस्टोटल ने किया था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लासिफिकेशन टाइप कितने होते हैं। इसके टाइप, तो एक क्लासिफिकेशन का टाइप होता है आर्टिफिशियल, दूसरा है नेचुरल, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक। एक्चुअली में जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है उसमें हम जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके शॉर्ट लक्षणों के आधार पर में जीवित है या नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा है, मूवमेंट है नहीं है, ग्राउथ कर रहा है, रेस्पिरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, उन सारे लक्षणों के आधार पर हम जीव का अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन को बच्चे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर, फिजियोलॉजी के आधार पर और उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन होता है हम उसे नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है जातियों से संबंधित। अगर कोई ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसके कास्ट के आधार पर या उसके फाइलम के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, या हम उसकी इवोल्यूशन के आधार पर, उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जेनेटिक का मतलब यहाँ आनुवंशिकी से होता है, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं एज ए कैरियर लक्षणों के रूप में, तो उसे हम आनुवंशिकी क्लासिफिकेशन बोलते हैं या जेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो ये टर्म्स जो आपके सिलेबस में जितना
होना चाहिए उतना है और आपको बताया गया क्लासिफिकेशन का। अब चलिए आइए हम लेके चलते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सर एरिस्टोटल। सर एरिस्टोटल जो है वो बायोलॉजी के फादर माने जाते हैं और क्लासिफिकेशन की को यानी जीवों को क्लासिफाई करने की शुरुआत भी उन्होंने किया था। तो जब उन्होंने जीवों को अध्ययन किया तो उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग किया। जैसे कि हमारा बायोलॉजी का हम फादर मानते हैं, उन्हें बायोलॉजी का फादर मानते हैं, तो उन्होंने बायोलॉजी के दो पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला क्लासिफाई किया प्लांटी, सेकंड एनिमलिया। यहां प्लांट रख सकते हैं या प्लांटी ही रखिए, प्लांटी एनिमलिया। तो एक्चुअली प्लांट सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्लांटी और एनिमलिया दो अलग अलग क्लासों में इसे क्लासिफाई कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने इसको क्या किया, दो अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला प्लांटी जो है इसको इन्होंने प्लांटी को कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। जो पहला पार्ट था इसका वो था हर्ब, सेकंड था शर्ब और थर्ड था ट्री। ये सब छोटी क्लासेस की चीजें हैं, लेकिन अभी आपको हम समझा देते हैं। हर्ब ऐसे प्लांट होते हैं जो आकार में बहुत छोटे होते हैं और उनमें जो सेलुलोज होता है बहुत ही सॉफ्ट पाया जाता है और उसकी पत्तियां बहुत मुलायम होती है, वो आकार में छोटे होते हैं। जैसे आप स्पिनच ले लीजिए, ओरिएंडर ले लीजिए, ये सारे जितने भी है वो हर्ब के कैटेगरी में आते हैं। आफ्टर दैट हम शर्ब्स की बात करते हैं। शर्ब्स का मतलब हिंदी में झाड़ी होता है। तो झाड़ी या शर्ब जो है इसमें जो सेलुलोज होते हैं वो बहुत ही टफ सेलुलोज होते हैं और ये इसमें आप बबूल को ले सकते हैं और कैक्टस को ले सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, शर्ब के। उसके बाद हम बात करते हैं ट्री की। तो जो ट्री होते हैं उनका जो वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। नॉर्मली हर बार सबसे बड़े होते हैं। इनका जो ट्रंक है या तना है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है, आकार में बड़ा होता है। इनकी पत्तियां बहुत ज्यादा ऊपर शूट सिस्टम इसका होता है, इसकी जड़ें जो है वो बहुत ज्यादा मोटी होती हैं। इनको हम ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे नीम हो गया, मैंगो हो गया, ये सब जो है किसकी कैटेगरी में आते हैं, ट्री की कैटेगरी में आते हैं। तो अगला जो है नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन सर एरिस्टोटल ने किया था वो, यहां पर हम नाम लिखना भूल गए कि डिवाइडेशन किसने किया था, एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने। तो इस तरीके से इसमें आ जाते हैं। एनिमलिया में आपके दो तरीके के एनिमल आ जाते हैं। पहला टाइप तो होता है रेड ब्लड एनिमल्स, रेड ब्लड एनिमल्स। और सेकंड आ जाते हैं दैट हैव नॉट रेड ब्लड, तो इस तरीके से। अब यहां पर देखिए रेड ब्लड एनिमल्स का मतलब यहां पर है कि ऐसे में एनिमल्स जिनका जो ब्लड होता है वो रेड या लाल कलर का होता है। और दूसरा दिया गया है दैट हैव नॉट रेड ब्लड, ऐसे एनिमल्स जिनमें जो ब्लड होते हैं वो रेड नहीं होते हैं, किसी में व्हाइट होते हैं, किसी में येलो कलर के होते हैं। तो इस तरीके की जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम किस ग्रुप में रखते हैं, रेड ब्लड एनिमल्स के ग्रुप में रखते हैं। तो इस तरीके से जो सबसे पहली बार सुपरनेचुरल क्लासिफिकेशन शुरू किया था वो हमारे बायोलॉजी के फादर सर एरिस्टोटल थे, जिन्होंने इसको क्लासिफाई किया प्लांट्स एनिमल्स में। और इधर प्लांट्स जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए और जो एनिमल्स है ये 2 पार्ट्स में, रेड और नॉन रेड एनिमल्स में, ब्लड एनिमल्स में डिवाइड हो गए। लेकिन इनकी ये थ्योरी आगे के आने वाले साइंटिस्टों ने नहीं माना।
तो अगली थ्योरी आई जिसमें कि और ज्यादा अपडेट इंफॉर्मेशन दिया गया। तो अगली थ्योरी थी आपकी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन था वो टू किंगडम, टू यहां पर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो नाम आता है वो सर कैरोलस लिनियस का आता है, कारोलस लिनायस का आता है। तो सर कैरोलस लिनायस जो है वो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल नॉमेनक्लेचर को प्रतिपादित किया था या उसे जो है लॉन्च किया था। तो इसमें इन्होंने क्या बताया सर कैरोलस लिनियस ने क्लासिफिकेशन में कि जो बायोस्फीयर होता है उसे हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, पहला प्लांटी और दूसरा एनिमलिया। उन्होंने बताया कि इस तरीके से नहीं जिस तरीके से अरिस्टोटल ने बताया था। पहला इन्होंने क्या बताया, प्लांटी, और सेकंड क्या बताया बच्चे, एनिमलिया। समय बीतने के साथ ही इनकी ये थ्योरी भी क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में और नीट के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके पूछा भी जाता है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी आने वाले समय में फेल हो गया। अगला है आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसको दिया था हैकल नामक साइंटिस्ट ने। ये हैकल ने दिया था, हाकेल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो हाकेल ने ये बताया बच्चे कि ये जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का बायोस्फीयर में, उसे हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला था प्लांटी, पिछला वाला जो बताया था लिनायस ने, प्लांटी। सेकंड था एनिमलिया, और थर्ड था इन्होंने बताया प्रोटिस्टा। तो इस तरीके से तीन अलग अलग टाइप्स के क्लासिफिकेशन इन्होंने बता दिया, प्लांटी, एनिमलिया और प्रोटिस्टा। लेकिन इनकी ये थ्योरी भी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चली और आने वाले साइंटिस्टों ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। तो टोटल ये वाली थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन जो अभी अपडेटेड थ्योरी है वो भी आपको इसी में बताया जाएगा। तो उसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आया बच्चे, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसमें भी बताया गया कि जो प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जाता है, सॉरी बायोस्फीयर का क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो आपका पहला प्लांटी तो होता ही है, प्लांटी। दूसरा एनिमलिया भी होता है, सेम एनिमलिया। और उसके बाद तीसरा बताया गया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा होता है। और फोर्थ एक और इन्होंने बताया कि मोनेरा भी होता है। क्या होता है, मोनेरा भी क्या है, एक ग्रुप होता है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आने वाले समय में जो अलग अलग साइंटिस्ट थे, रिसर्च के बाद उन्होंने इनकी ये थ्योरी भी क्या किया, नेगेटिव कर दिया। उन्होंने बताया कि ये नहीं, इससे बेहतर हमारे पास अपडेटेड थ्योरी है। तो ये भी थ्योरी जो है इनकी
रिजेक्ट कर दी गई। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था बच्चे इसको? इसको जान लीजिए, इसको दिया था, अभी इसका नाम जो है अभी आप ना जानिए। तो अगला आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में होता है पहला मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, थर्ड होता है फंजाई, फोर्थ होता है प्लांटी, और फिफ्थ होता है आपका एनिमलिया। तो इस तरीके से इन्होंने बताया एनिमलिया कि क्या नाम है। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने बताया कि मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, और उसके बाद फंजाई होता है, और प्लांटी होता है, और एनिमलिया। ये अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो इनकी यही वाली थ्योरी जो है अभी आज के टाइम में मान्य है। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जो है और भी क्लासिफिकेशन आए, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। हाँ, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसका नाम सुन लीजिए, साइंटिस्ट है एच विटेकर। तो उन्होंने इस सिस्टम को दिया था जो कि आज भी मान्य है। तो अगला था आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो मोनेरा था वो कई पार्ट में डिवाइड हो गया। सब कुछ वही था, मोनेरा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी जो मोनेरा था, मोनेरा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट था आपका आर्किया, दूसरा था यूबैक्टीरिया, अगला था प्रोटिस्टा। हाँ, तो ये 2 हो गए इसके, है ना। तीसरा था प्रोटिस्टा, फोर्थ था फंजाई, फिफ्थ था प्लांटी, 6 था एनिमलिया। तो इस तरीके से आपका मोनेरा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, आर्किया और उसके बाद जो यू बैक्टीरिया में, और फिर उसके बाद प्रोटिस्टा आया आपका, फिर फंगी आया, फिर एनिमलिया, उसके प्लांटी और उसके बाद एनिमलिया आया। तो इस तरीके से ये इतने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका फिनिश हो गया। अब उसके बाद आइए डिटेल में पढ़ते हैं हम बच्चे मोनेरा के बारे में। मोनेरा, चलिए मोनेरा के बारे में बात करते हैं। तो मोनेरा जो है क्लासिफिकेशन का सबसे फर्स्ट टॉपिक है। तो जो मोनेरा है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला था आर्किया,
आर्किया, और उसके बाद अगला था यू बैक्टीरिया। क्या हुआ? हाँ हाँ निकल जाइए। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया। अब आइए देखिए आर्किया के बारे में बात करते हैं। तो आर्किया जो है इसे हिंदी में आध बैक्टीरिया बच्चे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आध बैक्टीरिया। तो आर्किया जो है ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं और ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नमी ज्यादा होती है या बहुत ज्यादा ठंडी होती है। एक्चुअली में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर तापमान जो है वो या तो बहुत ज्यादा डाउन होता है या बहुत ज्यादा हाई होता है। ऐसे स्थानों पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। झीलों, नलों, पोखरों, इस तरीके के जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर मिट्टी सूखी होती है, नमी होती है, वहां पाए जाते हैं। या आप कह सकते हैं कि हर एक जगह पर जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। लेकिन जो सबसे पहला प्रिमिटिव है ना बैक्टीरिया आया था, इसे हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, आर्की बैक्टीरिया को। तो इस तरीके से आर्की बैक्टीरिया सबसे पहला है ना बैक्टीरिया था। अब उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड। यू मतलब क्या होता है? वेल डेवलप्ड। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी जो सेल होती है वो एमिनो एसिड की बनी होती है और उसके जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। उन्हें ऐसे बैक्टीरिया हम क्या बोलते हैं? यू बैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे सेंट्रस केकाई में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, सेंट्रस केकाई में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, कर्ड में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया होते हैं। अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्चुअली में जो यू बैक्टीरिया होते हैं दो तरीके के होते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये बैक्टीरिया आपके होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफ, दूसरा है हेटेरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ जो बैक्टीरिया होते हैं और हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया हो तो अलग अलग तरीके के। ऑटो का मतलब यहाँ पर सेल्फ होता है, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे नास्टक ऑस्ट्रेलिटेरिया बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं। शैवाल्स हो गए, वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों, मरे हुए जीवों को अपघटित करके गला कर प्राप्त करते हैं और उन्हीं से उनका जीवन चलता है। उनकी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है जिससे कि वो प्रकाश संश्लेषण कर सके। तो इस तरीके के बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपका जो मोनेरा है, ये इस मोनेरा में ये पूरा आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रोटिस्टा ग्रुप के बारे में पढ़ाएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा और वहाँ पर हम आपको आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।